दुश्मन के छल छंदों से हम तो सदा ही हारे हैं अपने घर के जयचंदों से। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी जो पूरे भारत में हिंदुत्व के प्रखर प्रतीक बनकर उभरे थे, आज उनके परिवार के लोग अगर किसी नकारात्मक विषय पे आकर एकजुट हुए हैं तो इसे उनकी सफलता कहा जाएगा या विवशता कहा जाएगा। जो पहचान छुपाने का षड्यंत्र है, इसने भारत की पहचान को बहुत भारी आघात दिया है। जहां तक हिंदू धर्म और संस्कृति की बात है, आप नाम के साथ आओ, उदारता के साथ सबका स्वागत है। अगर जो WTO का चैंपियन था, जिसने उरुग्वे राउंड ऑफ टॉक्स 1986 से शुरू करके गैट को WTO में कन्वर्ट किया, वो अमेरिका अगर कह रहा अमेरिका फर्स्ट, इसका मतलब ग्लोबलाइजेशन पे उतना ही बड़ा क्वेश्चन मार्क रख लिया। और आश्वस्त रहिए, इस नए इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर में भारत एक नई शक्ति के साथ उभरेगा। नमस्कार, आपके साथ में हर्षा शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आज का डिस्कशन बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आज हम छोटे से लेकर छोटे और बड़े से लेकर बड़े हर मुद्दे को लेकर बातचीत करने वाले हैं, जिसका सटीक तथ्य और तर्क के साथ जवाब देने के लिए जाने माने बीजेपी स्पोक्स पर्सन और सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। एक एक कर हम सभी आपसे सवाल लेंगे और कई अहम मुद्दे हैं। ऐसे में शुरुआत भारत के दुश्मनों से करते हैं। भारत तीनों ओर से दुश्मनों से घिरा है। सीडीएस अनिल चौहान ने भारत को बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना की तिगड़ी से सतर्क रहने की सलाह दी है। सर, क्या लगता है इंडिया को क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? देखिए, इससे पूर्व जो CDS जनरल विपिन रावत ने कहा था 2.5 फ्रंट की लड़ाई है, यानी आधा फ्रंट अंदर भी है। इस समय बाहर के किसी भी आक्रमण से, भारत के बाहर के किसी भी षड्यंत्र से निपटने में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार, हमारी सेना, हमारी सुरक्षा एजेंसियां और गुप्तचर एजेंसियां सक्षम हैं। ज्यादा बड़ी चुनौती घर के अंदर और उसको नैतिक और राजनीतिक समर्थन देने वालों से है। तो जिसे मैं एक पंक्ति में कहूंगा कि हम कभी नहीं भी हारे हैं दुश्मन के छल छंदों से, हम तो सदा ही हारे हैं अपने घर के जयचंदों से। उस पक्ष पे हम ध्यान रखें तो सेना की दक्षता, सरकार की कूटनीतिक क्षमता और दृढ़ इच्छा शक्ति भारत के किसी भी सुरक्षा हित को पूरी तरीके से सेफ गार्ड करने में सक्षम है। बिल्कुल सुधांशु जी, ये तो बात इंटरनेशनल लेवल की हुई, लेकिन मैं देश की राजनीति से जुड़ा हुआ सवाल पूछना चाहता हूँ, और वो भी खासतौर से महाराष्ट्र की राजनीति में 20 साल के बाद ठाकरे ब्रदर्स का एक साथ आना, क्या सिर्फ BMC चुनावों तक इसको आप देखते हैं या इसके महाराष्ट्र की राजनीति में कोई नए आयाम भी आपको नजर आता है? देखिए, ये उनका अंदरूनी मामला है और ये बल्कि पारिवारिक मामला है, इसलिए इसका उत्तर तो कोई उनके ही पार्टी का प्रतिनिधि या प्रवक्ता बता सकता है। परंतु बाहर से जितना समझ में आ रहा है, तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि हिंदू हृदय सम्राट परम श्रद्धेय स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी जो पूरे भारत में हिंदुत्व के प्रखर प्रतीक बनकर उभरे थे, आज उनके परिवार के लोग अगर किसी नकारात्मक विषय पे आकर एकजुट हुए हैं तो इसे उनकी सफलता कहा जाएगा या विवशता कहा जाएगा, ये मैं महाराष्ट्र और मुंबई की जनता पर छोड़ता हूँ। सुधांशु जी, जब चर्चा हो रही है और बात उत्तर प्रदेश की ना हो, ये तो संभव ही नहीं है, और चर्चा हर बार हर साल कावड़ यात्रा पर पहचान छिपाने की भी होती है। आपको क्या लग रहा है, क्या ये एक बड़ी साजिश है और हर बार ऐसा क्यों होता है? क्या ये एक बड़ी चुनौती भी है? क्यों आखिर हमें नेम प्लेट बदलने की जरूरत पड़ती है? पहचान क्यों छुपाने की जरूरत पड़ती है? देखिए, ये पहचान छुपाने का मर्ज और पहचान छुपाने वालों को बचाने का राजनीतिक मर्ज, दोनों भारत की राजनीति में बहुत गहरा है। विषय सिर्फ कांवड़ यात्रा का नहीं है। वक्फ बोर्ड पे साहब कागज नहीं दिखाएंगे, CA में कागज नहीं दिखाएंगे, पहचान छुपाएंगे। NRC होने ही नहीं देंगे, लव जिहाद में भी कागज छुपाएंगे, पहचान छुपाएंगे। तो ये जो पहचान छुपाने का षड्यंत्र है, इसने भारत की पहचान को बहुत भारी आघात दिया है। जहां तक हिंदू धर्म और संस्कृति की बात है, आप नाम के साथ आओ, उदारता के साथ सबका स्वागत है। 66 करोड़ लोग कुंभ में आए, 50 लाख विदेशी आए, अनेक गैर हिंदू आए। किसी ने नहीं कहा भाई आप आइए श्रद्धा भाव से। और ये भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म की विशेषता है कि हमारी धार्मिक यात्रा में गैर हिंदू शामिल होना चाहता है। आप बताइए, आप कह सकते हैं कोई गैर मुस्लिम हज करना चाहे? आपने कभी सुना है? गैर क्रिश्चियन वेटिकन जाना चाहे? अच्छा, अगर खुदा ना खास्ता इच्छा व्यक्त कर दे तो पहली शर्त होगी कन्वर्ट हो जाओ।
हमारे यहाँ आओ, आप बाकायदा वो करिए, दर्शन करिए, स्नान करिए और चले जाइए। मैं उदाहरण के लिए कहना चाहता हूं, जो लोग ये कह रहे हैं पहचान वाली बात, श्रीमती सोनिया गांधी जी 2001 में कुंभ में आई थी, केंद्र में अटल जी की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में राजनाथ जी मुख्यमंत्री थे, किसी ने रोका? कुछ नहीं, आइए साहब। आप रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन है तो क्या हुआ, संगम में स्नान करके गई। पहचान के साथ आइए, कोई समस्या नहीं है। पहचान छुपाने से अर्थ यह होता है कि आप किसी गहरे षड्यंत्र के बारे में यह संकेत लगता है। इसलिए जो जो पहचान छुपाने की बात कर रहे हैं, उनके अंदर, उनके चेहरे के मुखौटे के पीछे कौन सा चेहरा छुपा हुआ है, उन राजनीतिक दलों के चेहरे को भी देश को पहचानने की जरूरत है। और सुधांशु जी, इस समय इस वक्त ऐसा है कि अमेरिका पर भी बात होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करें, चाहे मुद्दा टैरिफ को लेकर हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हो, डोनाल्ड ट्रंप का रुख बिल्कुल भी साफ नज़र नहीं आ रहा है इस वक्त। कभी वो नरमी दिखाते हैं, कभी वो सख्ती दिखाते हैं। तो क्या ऐसे में हम कह सकते हैं कि पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में पहले जैसी केमिस्ट्री अभी भी बरकरार है? देखिए, जहां तक भारत की बात है तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत जिस दृढ़ता के साथ आगे बढ़ा है, उसमें हर देश के साथ भारत अपने हितों की रक्षा करते हुए दृढ़ता से कूटनीति करता है। और जहां तक नेताओं की बात है तो बैरक ओबामा जी के समय में भी बहुत अच्छे संबंध रहे, फिर ट्रंप के ज़माने में बहुत अच्छे संबंध रहे, ट्रंप 1 में। उसके बाद बाइडेन के ज़माने में हमें प्रीडेटर ड्रोन मिला, S-400 लेने के बाद भी हमारे ऊपर वो नहीं हुआ। और अब जब ट्रंप 2 आया है तो भी भारत की स्थिति वैसे ही है। मगर मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये फूड फॉर थॉट है जो लोग इंटेलेक्चुअल से उनके लिए। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ और यूनिपोलर की जगह, बाइपोलर की जगह यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया और कैपिटलिज्म ये मान लिया गया, कैपिटल, फ्री मार्केट, ओपन इकोनॉमी, दिस इज द ऑर्डर ऑफ द डे। तो उस समय फ्रांसिस फुकुयामा ने एक किताब लिखी थी, एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, और उन्होंने उसमें एक लाइन लिखा था, वेस्ट हैज प्रूवन दैट इट इज द बेस्ट, नाउ इट इज बेस्ट फॉर द रेस्ट टू फॉलो द वेस्ट। मगर 1995 में 1 जनवरी 95 को WTO बना, 2025 आते आते भूमंडलीकरण, उदारीकरण बिखरता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है। अगर जो WTO का चैंपियन था, जिसने उरुग्वे राउंड ऑफ टॉक्स 1986 से शुरू करके गैट को WTO में कन्वर्ट किया, वो अमेरिका अगर कह रहा अमेरिका फर्स्ट, इसका मतलब ग्लोबलाइजेशन पे उतना ही बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया। और आश्वस्त रहिए, इस नए इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर में भारत एक नई शक्ति के साथ उभरेगा। बिल्कुल सर। अमेरिका की बात की तो पाकिस्तान की भी बात करते हैं, क्योंकि अमेरिका आजकल बहुत ज़्यादा शह दे रहा है पाकिस्तान को। पाकिस्तान का परमानेंट इलाज क्या है? मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि हम देखते हैं कि पाकिस्तान वार करता है, फिर हम प्रहार करते हैं। पुलवामा के बाद सर्जिकल स्ट्राइक देखा गया, पहलगाम के बाद एयर स्ट्राइक। ऐसे में ये सीसॉ कब तक चलता रहेगा? क्या परमानेंट सॉल्यूशन है? देखिए, पाकिस्तान का परमानेंट सोल्यूशन भारत के अंदर है। जब तक भारत के नेता इस लोभ का संवरण नहीं कर पाएंगे कि पाकिस्तानी मीडिया में उनको कितनी वाहवाही मिल रही है। आज बताइए, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो पाकिस्तानी मीडिया में किसके बयान कोट किए जा रहे थे? क्या चाइना के नेताओं के? नहीं। क्या टर्की के नेताओं के? नहीं। क्या अजरबैजान के नेताओं के? नहीं। जो उनके एलाइज हैं, भारत के नेताओं के बयान कोट किए जा रहे थे। पाकिस्तान की आर्मी अपनी प्रेस ब्रीफिंग में भारत के नेताओं के, विपक्षी नेताओं के बयान कोट कर रही थी। पाकिस्तानी संसद में भारत के विपक्षी नेताओं के बयान, भारत के विरुद्ध पाकिस्तान के दिए जाने वाले डोजियर में भारत के नेताओं के बयान। एक बार आप अंदर से एकजुट हो जाइए, बाहर की सारी ताकतें आप टैकल कर लेंगे। जैसे अमेरिका में जॉर्ज बुश के जमाने में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा, रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने कहा कि हम ओसामा बिन लादेन को मारेंगे, और डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंट बराक हुसैन ओबामा, मैं फिर कह रहा हूं, बराक हुसैन ओबामा के टाइम में ओसामा मारा गया। हमारे यहां अगर हम स्टैंड लेते हैं आतंकवाद पे तो कहते हैं अफजल हरात का मारा था, याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग हुई थी, और जाकिर नायक शांति का मसीहा था, इशरत जहां बेटी थी। ये जो पाकिस्तान के प्रॉक्सी सपोर्टर्स हैं, उनके साथ प्रॉक्सिमिटी जब तक भारत के राजनीतिक नेतृत्व अलग नहीं करेगा, तब तक समाधान निकालना मुश्किल होगा। जिस दिन एक अलग कर लेगा तो पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं।
बिल्कुल सुधांशु जी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो समाधान की बात आप कह रहे हैं, लेकिन ये भाषा को लेकर के जो विवाद होता है, कभी हम लोग देखते हैं तमिलनाडु के अंदर, कभी कर्नाटका के अंदर, अभी महाराष्ट्र में भी भाषा को ही लेकर के ये सब हो रहा है। इसके मूल में आपको क्या नजर आता है, और क्या सिर्फ इसको हम पॉलिटिकल एंगल से ही देखें या कुछ और भी आपको इसमें दिखता है? देखिए, इसके मूल में ये है कि जब कांग्रेस ने लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाई थी, डॉक्टर अंबेडकर ने इसका विरोध किया था, और उन्होंने राइटिंग्स एंड स्पीचेस ऑफ बाबा साहब अंबेडकर में उन्होंने एक पूरा का पूरा ऐसे लिखा, आर्टिकल इस पे, लिमिटेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स। उसको कोई जाके पढ़े तो समझ में आ जाएगा। मगर आज की डेट में ये एक सुनियोजित षड्यंत्र है, सिर्फ भाषा के विषय को लेकर नहीं है, ये हर मुद्दे पे लड़ाना है। दक्षिण और उत्तर को लड़ाना है, जो मैंने कहा, जैसे कि कर्नाटक के मंत्री ने कहा कि हम टैक्स ज़्यादा दे रहे हैं और नॉर्थ टैक्स कम दे रहा है। तमिलनाडु के मंत्रियों ने बिहार वालों के लिए बड़ी आपत्तिजनक भाषा प्रयोग की। तेलंगाना में मंत्री और मुख्यमंत्री तक के मुंह से बिहार के लोगों के लिए आपत्तिजनक भाषा निकल गई। फिर भाषा पे लड़ाना है, फिर जात पे लड़ाना है, फिर अमीर गरीब पे लड़ाना है, और फिर जो मैंने कहा, भाई भाई को आपस में लड़ाना है, बाप बेटे को लड़ाना है, मियाँ बीवी को लड़ाना है, यानी परिवार से लेके और देश तक सबको लड़ाना है। तो भाषा पे लड़ाना उसी में से ही एक हिस्सा है, और इससे बचने का प्रयास करना चाहिए, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे हमारे पक्ष के या दूसरे पक्ष से। सुधांशु जी, समाधान क्या है इसका, क्योंकि ये तो बार बार हम लोग देखने उठ खड़ा होता है दक्षिण के आपने बहुत राज्यों में अच्छी भी। बात कही, क्या समाधान क्या है? केवल 2-3 साल में निकलने वाला है, कैसे? टेक्नोलॉजी के द्वारा। अब जो एआई आई है विद 5G रोल आउट और क्वांटम कंप्यूटर का जमाना आने वाला है, तो आप जानते हैं क्या होने वाला है? आप अब किसी भी भाषा में एक आर्टिकल लिखेंगे, बाय वन पुश ऑफ बटन रियल टाइम में वो जिस भाषा में आप चाहेंगे उसमें ट्रांसलेट हो जाएगा रिटन में। 5 से लेके 10 साल के अंदर। अभी तो क्या होता है, तमिल भाषा का हम आर्टिकल नहीं पढ़ते हैं अखबार में, अब सारे अखबार एक तरीके से प्रैक्टिकली होके अपने अपने रीजनल संस्करण हो जाएंगे। आप फ्रेंच भाषा का आर्टिकल भी एक बटन दबा के हिंदी में पढ़ सकेंगे, और आने वाले 10 साल में हो सकता है जो आपकी स्पीच है वो भी लाइव ट्रांसलेशन हो। जैसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने काशी तमिल संगमम में 5 मिनट तक उनकी हिंदी में दी गई स्पीच लाइव ट्रांसलेट हुई तमिल में। तो ये भाषा के ऊपर अलग दुकान लगाने वालों की दुकान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G रोल आउट और क्वांटम कंप्यूटर इस दशक में बंद कर देने वाला है। सुधांशु जी, धर्मांतरण वालों की दुकान का क्या करेंगे? क्योंकि अभी तो एक झांगुर बाबा, ना जाने कितने ऐसे बाबा हैं, इतनी बड़ी संपत्ति, 40 विदेश यात्राएं, 100 करोड़ की संपत्ति अर्जित कर ली, और हर जाति हर धर्म की लड़की के लिए एक रेट तय कर दिए कि साहब आप ये धर्मांतरण इस जाति की लड़की करेगी तो इसका इतना रेट है। क्या ये सनातन के खिलाफ एक बड़ी साजिश है? कितनी बड़ी ये चुनौती है, और कैसे फिर इसका आप समाधान खोज रहे हैं? संभवतः 25 जुलाई 2010 का ईयर हमें अच्छी तरह याद है। केरल के मुख्यमंत्री जो कम्युनिस्ट पार्टी के थे, वीएस अच्युतानंदन ने कहा कि 20 से 25 सालों में पूरे केरल को इस्लामिक स्टेट बनाने का षड्यंत्र चल रहा है, और लव जिहाद शब्द सबसे पहले उन्होंने ही प्रयोग किया। धर्मांतरण के बारे में केरल एसटीएफ की रिपोर्ट, ये मैं इसलिए कह रहा हूं, ये कांग्रेस के केरल के मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने 2012 में केरल विधानसभा में रखी। अब तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, भाई हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, कम्युनिस्टों और कांग्रेसियों को अपने मुख्यमंत्रियों की बातों पे अगर भरोसा है तो उन्हें समझना चाहिए भारत को कितने बड़े खतरे में ढकेल रहे हैं। और मुझे बड़ा दुख होता है आज के विपक्ष के नेतृत्व को देखकर। एक दौर था जब इस भारत में भारत के भविष्य के लिए, चाहे चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं को गोली मारी या भगत सिंह ने फांसी चढ़े, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां फांसी चढ़े, बागा जतीन, सचिन नाथ सान्याल, उन्होंने कहा कि मैं अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हूं ताकि हमारी पीढ़ियां राज करेंगी। आज का नेतृत्व कहता है मुझे अभी राज करने दो, पीढ़ियों को गोली पड़ती है तो पीढ़ियां मरनी होंगी तो मरेंगी, मुझे फिलहाल आज का राज चाहिए। ये गंभीरता से सोचने का। सुधांशु जी, एक सवाल इस पर और मेरा है कि विपक्ष के नेता इस पर खुलकर बात क्यों नहीं करते हैं कि अगर धर्मांतरण कोई करा रहा है, जबरन करा रहा है, तो उस पर खुलकर क्यों बात नहीं रखी जा रही है विपक्ष की तरफ से? और जब मॉब लिंचिंग की बात आए या किसी विशेष धर्म के व्यक्ति को पीटने की बात आए तो तमाम सारे नेता कूदकर बाहर आ जाते हैं। वो खुल के इसलिए नहीं बात करते, खुल के बात करेंगे तो उनकी कलई खुल जाएगी।
सर एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप को लेकर ही सवाल है मेरा, और सवाल ये है कि इस बार डोनाल्ड ट्रंप का एक टारगेट जो है वो बहुत अलग नजर आ रहा है जब से वो दूसरी बार सत्ता में आए हैं। पहला ये कि भारत पाकिस्तान के बीच में जब तनाव हुआ उसमें वो बीच में कूद पड़े, उसके बाद ईरान और इजराइल के बीच में वो शुरुआत से ही थे, और अब रूस और यूक्रेन के बीच में जिस तरीके से वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं, ऐसे में एक शांति दूत बनने का जैसा हम देख रहे हैं या फिर कहा जा रहा है कि शांति दूत बनने के लिए एक पूरी कोशिश उनकी नज़र आ रही है, क्या वाकई में बन पाएगी उनकी ये छवि? देखिए वो प्रयास वो उनका व्यक्तिगत मामला, इस पे कोई अमेरिकी सरकार का व्यक्ति बोल सकता है, परंतु पूरा विश्व जो देख रहा है एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में देखें तो उनका प्रयास कुछ कुछ आप जैसे देखें कि भारत पाकिस्तान के बीच में उन्होंने कहा, दावा किया, फिर उन्होंने कहा रशिया यूक्रेन, तो फिर बाद में उन्होंने पुतिन को क्रेजी कह दिया, फिर नेतन्याहू के बारे में भी टिप्पणी कर दी, उन्होंने कहा ईरान इजराइल का रुक जाएगा, परंतु वो भी नहीं रुका। तो मुझे लगता है कि इस बारे में दर्शक और जो प्रबुद्ध लोग हैं वो स्वयं निर्णय ले सकते हैं कि जो कहा जा रहा है उसमें तथ्य कितना है। हम लोग बचपन में जब क्रिकेट की कमेंट्री सुनते थे तो कभी कभी कमेंटेटर कहते थे, हमारी जनरेशन के जो लोग हैं उनको याद होगा, जसदेव सिंह कहते थे जब कभी कोई टीम अपील करती थी और वो लगे कि ये आउट तो नहीं है मगर फिर भी अपील कर रही, तो एक डायलॉग होता था, अपील में उत्साह ज़्यादा विश्वास कम। तो मुझे ऐसा ही कुछ कुछ उनके वक्तव्यों के बारे में भी नजर आता है। सर एक आखिरी सवाल मैं बलूचिस्तान को लेकर लेना चाहूँगी। आज़ादी की लड़ाई बलूचिस्तान लड़ रहा है, क्या लगता है भारत का क्या स्टैंड रहेगा? क्या जैसे 1971 में बांग्लादेश की सहायता की थी, कुछ उस तरह का स्टैंड भारत का देखने को मिलेगा? देखिए पाकिस्तान का नितांत अंदरूनी मामला है, परंतु मानवाधिकारों को लेकर भारत सदैव सजग रहा है। 15 अगस्त 2016 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी स्पीच में बलूचिस्तान का जिक्र किया था, और जिस ढंग के अत्याचार बलूचिस्तान में किए जा रहे हैं वो पूरी दुनिया के लिए, भारत और भारतीय उपमहाद्वीप के लिए भी समझने की जरूरत है। पाकिस्तान तो इस्लामिक ब्रदरहुड के नाम पे बना था, तो फिर क्या हो रहा है? पाकिस्तान बांग्लादेश क्यों अलग हो गए? जनरल टिक्का खां जिसको बूचर ऑफ बांग्लादेश कहा जाता है, उसने लाखों लाख मिलियंस ऑफ जो ईस्ट बंगाल के लोग थे उनको मरवाया, मुस्लिम नहीं थे क्या? एंड द सेम जनरल टिक्का खान 1973 में उसको बूचर ऑफ बलूचिस्तान भी कहा जाता है। तो बलूचिस्तान में मारे जा रहे हैं वो मुस्लिम नहीं है क्या? जो खैबर पख्तूनख्वा में मारे जा रहे हैं वो मुस्लिम नहीं है क्या? जो फाटा में मारे जा रहे हैं वो मुस्लिम नहीं है क्या? ये पेशावर रावलपिंडी में जहाँ 100% मुस्लिम है, ये विस्फोट क्यों हो रहे हैं भाई? तो इसलिए ये उन सारे लोगों के लिए, ये जनरल आसिम मुनीर बोल रहे थे ना, टू नेशन थ्योरी, टू नेशन थ्योरी वालों के लिए सोचने की बात है कि कट्टरपंथी ताकत के आधार पे आप चल के, ये डायरेक्ट एक्शन के नाम पर बना देश था ना पाकिस्तान, ये डायरेक्ट एक्शन ही इसको खुद ब खुद निपटाएगा। जहां तक बलूचिस्तान के लोगों की बात है, उनके हक और हुकूक के बारे में हमारा ये मानना है कि हम लोगों की पूरी तरह संवेदनशीलता है, मगर आज पाकिस्तान के लिए एक लाइन में कहना चाहूँगा, वहाँ के एक बड़े फेमस टीवी के ऊपर पर्सनालिटी आते हैं मिस्टर हसन निसार, उनका आप देखेंगे वीडियो तो उसमें बड़ी मज़ेदार बात ये है, वो कहते हैं अरे क्यों खाम खा में कह रहे हो जी कश्मीर लेंगे कश्मीर लेंगे, अरे भाई जो है पहले वो तो संभाल लो। जो उन्होंने अपनी उर्दू में बोला था, उन्होंने कहा मशरकी पाकिस्तान तो संभला नहीं, यानी पूर्वी पाकिस्तान, मशरक उर्दू में पूर्वी को कहते हैं मशरकी पाकिस्तान तो तुमसे संभला नहीं, फाटा संभल नहीं रहा है, बलूचिस्तान संभल नहीं रहा है, खैबर पख्तूनख्वा संभल नहीं रहा है, सिंध भी हिलता डुलता रहता है, और जी कश्मीर लेंगे जी कश्मीर लेंगे कश्मीर लेंगे, मेरे भाई जो है उसको बचा लो, तो वही अपने आप में बहुत बड़ी बात। सुधांशु जी एक और छोटा सा सवाल बिहार को लेकर, क्योंकि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मोर्चा खुले हुए हैं, वो कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट रिव्यू होनी चाहिए, चुनाव चोरी कर लिया, इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो कैसे आप इसको देख रहे हैं? इसके पीछे क्या उनकी सोच है? इसके पीछे वही मानसिकता है जो 1975 में आपातकाल के समय इसी गांधी मैदान के ऊपर रैली हुई थी, और तब कांग्रेस की मानसिकता वही थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी का चुनाव हाई कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया, तो मेरी जीत या हार के आधार पर तय होगा कि संविधान को कितना मानना है। आज राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव भी यही कह रहे हैं कि मेरी चुनावी हार जीत पे तय होगा कि संविधान को कितना मानना है। और देखिए कितनी मज़ेदार चोरी होती है जो ये चोरी बताते हैं कि चुनाव आयोग ने सही काम नहीं किया, तो कश्मीर में अच्छा काम किया, पंजाब में अच्छा काम किया, फिर हरियाणा में गड़बड़ कर दिया, फिर हिमाचल में अच्छा काम किया, उत्तराखंड में गड़बड़ कर दिया, फिर उत्तर प्रदेश में खराब काम कर दिया, बिहार में गड़बड़ कर दिया, और बंगाल में बहुत अच्छा काम किया, गुजरात में लगातार गड़बड़ करता है, क्या बताएं। और जहां तक दिल्ली में देखिए 2 बार तो बहुत अच्छा काम किया, इस बार फिर गड़बड़ कर दिया। राजस्थान और मध्य प्रदेश में 2018 में अच्छा काम किया था, 2023 में गड़बड़ कर दिया।
अब आप आइए साहब, वो कहते हैं देखिए कितना अच्छा काम किया चुनाव आयोग ने, तेलंगाना में अच्छा काम किया, कर्नाटक में अच्छा काम किया, तमिलनाडु में अच्छा काम किया, केरल में अच्छा काम किया, असम में गड़बड़ कर देते हैं। मुझे लगता है देश की जनता को वो समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए जो राहुल गांधी जी को संज्ञा दी गई थी और जिस शब्द का प्रयोग अब नहीं किया जाता है कि आप देखिए, अपनी सुधांशु जी- सेलेक्टिव होकर जो शतरंज के मोहरे होते हैं ना, ब्लैक वाइट वैसे ये चलते हैं, अच्छा बुरा अच्छा बुरा अच्छा अच्छा बुरा अच्छा बुरा बुरा। ये तो नहीं। एक छोटा सा आखिरी सवाल मेरा ये है कि अमेरिका में इस बार काफ़ी कुछ बदला हुआ नज़र आ रहा है। विदेश नीति की अगर हम बात करें, टैरिफ को लेकर ही अगर हम बात करें, तो क्या इम्पैक्ट उसका नज़र आने वाला है आने वाले वक्त में? कोई बड़ा फैसला अगर होता है, और ख़ासकर इस पर भी अगर हम ध्यान दें कि जो हमारे छात्र हैं जो इस वक्त अमेरिका में पढ़ रहे हैं, उनको लेकर भी कहीं ना कहीं एक टेंशन जो है वो चलती रही है बीच में, तो उसको लेकर क्या नज़र आएगा आगे? अमेरिका में बहुत बड़ा बदलाव है। अभी 2-3 साल पहले अमेरिका के 2 बैंक बैंकरप्ट हुए थे, एक सिलिकॉन वैली बैंक और एक दूसरे का मैं नाम भूल रहा हूँ। और अभी आपने पिछले हफ्ते की रिपोर्ट पढ़ी हो तो यूएस डॉलर में 50 साल का सबसे बड़ा डिप्रिसिएशन हुआ है। 10% का डिप्रिसिएशन यूएस डॉलर में हुआ, 1973 के बाद का सबसे बड़ा है। तो इसलिए यूएस के अंदर बहुत कुछ हो रहा है। और जहां तक भारत की बात है, भारतीय लोग जो वहां पर गए उन्होंने अपनी क्षमता और योग्यता से वो मुकाम हासिल किया है। आज आप सोचिए, कभी हम कल्पना कर सकते थे कि एफबीआई का चीफ इंडियन होगा काश पटेल, आज वो भारतीय मूल का है। और उससे पहले विवेक रामास्वामी उसमें रह चुके थे, वो तो अलग बात है। मगर मैं युवा पीढ़ी को भी कहना चाहूंगा, आपका तो ख्वाब रहता है ना कि अमेरिका में जाके अच्छी नौकरी करनी है, मगर घर के अंदर की चीजों पर आपका बड़ा एक सेल्फ एस्टीम रहती है। मेरे माँ बाप ने कह दिया, कैसे मान लूं? देखिए एफबीआई का चीफ काश पटेल गए शपथ लेने, गीता की शपथ ली वो तो अलग है, शपथ लेने के बाद सबसे पहले अपने माता पिता का पांव भी छुआ था। ही इज अ चीफ ऑफ फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अमेरिका, जहां नौकरी करने का आपका ख्वाब होता वहां सबसे चीफ रह के। तो मेरा ये मानना है कि जो अमेरिका में हो रहा है जरा उसे गौर से देखना चाहिए कि अमेरिका के अंदर जो आर्थिक बदलाव हैं वो अमेरिका और विश्व के लिए नई चुनौती ला रहे हैं या नई संभावनाओं के द्वार खोल रहे हैं। मेरा मानना है भारत के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल रहे हैं। क्योंकि देखिए, अब एक छोटी सी बात कहता हूं, अमेरिका ने नाटो से अपने को विड्रॉ करने की बात कही। उसने नाटो कंट्रीज से कहा कि आप बजट 5% बढ़ाइए डिफेंस का बजट। अब नाटो कंट्रीज हैं, उनके पास क्या है? यूरोपियन कंट्रीज के पास टेक्नोलॉजी है, पैसा है, लॉजिस्टिक है, अच्छा मेटलर्जिकल मटेरियल है, मैन पावर नहीं है। और इसलिए देयर इज ए स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी कि वो डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग के लिए आउटसोर्स करें इंडिया में, जिसकी एक झलक आपने देखी कि डसॉल्ट एविएशन ने रफाल के फ्यूजलाज का मैन्युफैक्चरिंग का काम टाटा डिफेंस को दिया। तो पूरे विश्व के अंदर एक नई प्रकार की चर्निंग हो रही है। इसमें से क्या निकलेगा, इसे गंभीरता से समझने की जरूरत है। बिल्कुल, मैंने तो शुरुआत में ही कहा था बेहद इंटरेस्टिंग ये डिस्कशन रहने वाला है। और सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे साथ अपने इनसाइट्स शेयर किए और बेहद लेमैन बहुत क्रिस्प तरीके से आपने हमारे सवालों का जवाब दिया। एक समय था